हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक निराला इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम लोग एक कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वह कविता जो आप देख रहे हैं द सोल्जर, इनका पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा। तो इनका पार्ट 2 जो है वह मुख्यतः जो कविता का लाइन है वह है। इससे पहले हम लोग राइटर्स नेम के बारे में देख चुके हैं और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कविता का लाइन बाय लाइन है, उसे ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ने की प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। द सोल्जर, और द सोल्जर का अर्थ हो जाता है सैनिक, और यह लिखा गया रूपर्ट ब्रोक के द्वारा, और ये रहने वाले इंग्लैंड के थे। तो द सोल्जर का लेखक रूपर्ट ब्रोक और ये रहने वाले इंग्लैंड के। इस कविता को जानने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि यह जो द सोल्जर एक कविता है, वह कविता एक सोनेट है। वह कविता एक सोनेट्स है। आप यहाँ देखिए लिखा गया कि 14 लाइन्स का जो कविता होता है उसे हम लोग सोनेट्स के नाम से जानते हैं। 14 लाइन का जो कविता होता है उसे हम लोग सोनेट्स के नाम से जानते हैं। और जो सोनेट्स होता है वो होता क्या है, बनता कैसे है, इसको हम लोग डिटेल से जाना है, डील करें इसको। तो देखिए स्टेंजा होता है। स्टेंजा क्या होता है? जैसे किसी भी कविता का प्रत्येक लाइन एक एक स्टेंजा होता है। जैसे एक लाइन हुआ एक स्टेंजा हो गया, 2 लाइन हुआ दो स्टेंजा हो गया। उसी तरीके से प्रत्येक लाइन कविता का प्रत्येक स्टेंजा माना जाता है। अर्थात जो सोनेट्स होता है वह 14 लाइन अर्थात 14 स्टेंजा का कविता होता है। तो अब जो है कि जो सोनेट्स होते हैं वह बनता कैसे है? तो सोनेट स्टेंजा से बनता है, और वह स्टेंजा देखिए 2 विभाग में बटा है। स्टेंजा 2 विभाग में बटा है, तो फर्स्ट और सेकंड। तो जैसे फर्स्ट है और फिर सेकंड है, तो फर्स्ट वाला जो है वह 8 लाइन में बढ़ता है और दूसरा वाला जो है वह 6 लाइन में बढ़ता है। पहला वाला 8 लाइन में बढ़ता है और दूसरा वाला 6 लाइन में बढ़ता है। तो पहला जो 8 लाइन में बढ़ता है उसको हम लोग ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। पहला जो 8 लाइन में बढ़ता है उसको हम लोग ऑक्टेव के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो 6 लाइन का बढ़ता है उसको हम लोग सेस्टेट के नाम से जानते हैं। सेस्टेट। 8 लाइन्स का जो कविता होता है वो ऑक्टेव होता है, और जो 6 लाइन्स का कविता होता है उसको हम लोग सेस्टेट के नाम से जानते हैं। अब ये ऑक्टेव और सेस्टेट क्या होता है? तो देखिए जो ऑक्टेव 8 लाइन का कविता होता है तो वो ऑक्टेव उसी में से सवाल करता है, और जो सेस्टेट होता है उसी सवाल का जवाब देने का काम करता है। तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि सन्नेट्स कैसे बनता है। ऑक्टेव और सेस्टेट के मिलने के बाद एक सन्नेट्स बनता है। ऑक्टेव और सेस्टेट को मिला कर दिया जाए तो वह 14 लाइन की कविता सन्नेट्स बन जाता है। तो जो ऑक्टेव होता है वह 8 लाइन का मुख्यतः कहा जाए तो वह सवाल करता है, और जो सेस्टेट होता है वह 6 लाइन का, वह मुख्यतः उसी सवाल का जवाब देने का काम करता है। तो मुझे विश्वास है कि आप शायद समझ गए होंगे कि सन्नेट्स वह है जो 14 लाइन की कविता को कहा जाता है। और यह चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान देंगे। तो अब लाइन बाय लाइन कविता का शुरुआती देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोचक है, ध्यान देने की प्रयास करें। If I should die, think only this of me। ये जो पहला लाइन है, आप पहला लाइन को पूरा क्लियर करने के प्रयास कीजिए, क्योंकि यह लाइन जो नीचे बचे 13 लाइन है, हर किसी लाइन में यह जुड़ने का काम करेगा। जो 13 लाइन नीचे बचेगा पहला लाइन के बाद, तो वह हर 13 लाइन में वह जुड़ने का काम करता है। इसलिए पहला लाइन को काफ़ी गौर से ध्यान से समझने की जरूरत है। तो इफ आई शुड डाई, अब इसका हिंदी ये नहीं कि यदि मैं मर जाना चाहिए,
ये नहीं है, बल्कि क्या है, ये फ्यूचर भविष्य की बातों को दर्शा रहा है। क्योंकि खासतौर से यह कविता जो रिलेटेड है वह वार से रिलेटेड है, युद्ध से रिलेटेड है। तो मैं इससे पहले इसका अगर थोड़ा सा थीम बताऊं तो यह कविता उस समय लिखा गया जिस समय रूपर्ट ब्रोक युद्ध में शामिल थे और वह अपने बारे में पूरा डील करते हैं, बतलाते हैं कि मेरे मर जाने के बाद क्या होना चाहिए। क्योंकि जो भी सैनिक होता है वह हमेशा अपने देश के लिए बहुत कुछ करता है, करने के लिए चाहता है, और अगर अचानक से उनकी मृत्यु हो जाए तो देशवासियों को क्या करना चाहिए। और वह खुद जो सोल्जर होता है वह अपने देश के प्रति, अपने प्रति क्या सोचते हैं, एक एक लाइन से देखते हैं। और कीजिएगा, प्रत्येक लाइन दिलों को छू लेने वाली है। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊंगा, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे लिए केवल इतना सोचना। इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए केवल इतना सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए केवल इतना सोचना कि जहां पर समाधि बनाई जाएगी, जहां पर कब्र बनाई जाएगी, छोटा सा जो वह कॉर्नर होगा, छोटा सा जो कोना होगा, वह जहां कहीं भी होगा, वह हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। यहां पर लिखा दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वह हमेशा के लिए हमारा अपने देश इंग्लैंड का होगा। यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए केवल इतना सोचना कि वह जो समाधि होगा, वह जो कोना होगा, छोटा सा कॉर्नर होगा जिसमें मुझे दफन किया जाएगा, वह जो फील्ड होगा, वह जो क्षेत्र होगा, वह हमेशा हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। एक दो दिन नहीं, बल्कि देयर शैल बी, यह सदा के लिए हमारे देश अपने इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों होगा अगले में बताएंगे। तो इसमें ये चीजें हैं कि यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए केवल इतना सोचना कि वह जो समाधि होगा, वह जो समाधि का कोना होगा, वह हमेशा हमारे देश अपने इंग्लैंड का होगा, और वह सदा के लिए हमारे अपने देश इंग्लैंड का एक छोटा सा कोना बन जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। बहुत रोचक बात है इस जगह में। इन दैट रिच, अगर यहां पर रिच देखें तो रिच का मतलब अमीर होता है, लेकिन यहां पर आएगा पवित्र। इन दैट रिच अर्थ मतलब जिस भूमि ने, जिस पवित्र धरती ने हमें बनाया, इन दैट रिच अर्थ, जिस पवित्र धरती ने हमें बनाया, वह मिट्टी, अ रिचर डस्ट कंसील्ड, वह जो मिट्टी होगा वह दूसरे देश की पवित्र मिट्टी में समाहित हो जाएगी। यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए केवल इतना सोचना कि वह जो समाधि होगा हमेशा हमारे देश अपने इंग्लैंड का होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमारे अपने इंग्लैंड की पवित्र धरती ने हमें बनाया, और हमारा शरीर दूसरे पवित्र धरती पर समाहित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह छोटा सा जगह जो होगा हमेशा हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। गौर कीजिएगा। अब वह बतलाना चाहते हैं उनके शरीर को किस तरीके से बनाया गया उसके बारे में। अ डस्ट whom England bore shaped, made aware
गिव वंस फ्लावर टू लव हर वेज टू रोम, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, इंग्लैंड की सरजमी, इंग्लैंड की धरती का जो धूल है उसके माध्यम से मुझे जन्म दिया गया, और जन्म देने वाले देश का नाम इंग्लैंड है। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, वह हमारा देश इंग्लैंड जिनकी मिट्टी ने हमें जन्म दिया, जिस मिट्टी ने हमारे शरीर का आकार बनाया, जिस मिट्टी ने हमें हर चीजों से रूबरू कराया, जिस देश ने मुझे फूल दिए प्रेम करने के लिए, जिस देश ने मुझे रास्ता दिए घूमने के लिए, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग एयर, जिस देश ने मुझे हवाएं दिए सांस लेने के लिए, जिस देश ने नदियां दिए मुझे धोने के लिए, जिस देश की सूर्य ने रोशनी दिए मेरे घर तक मुझे बड़ा बनाने के लिए, वह शरीर जब समाप्त हो जाएगी, मर जाएगी, तो वह शरीर का जो छोटा सा जगह होगा वह हमेशा हमारे देश अपने इंग्लैंड का होगा, क्योंकि हमारे देश ने हमें जन्म दिया, हमारे शरीर का आकार बनाया, हर चीजों से रूबरू कराया, उन्होंने अपना फूल दिए हमें प्रेम करने के लिए, रास्ता दिए हमें चलने के लिए, हवाएं दिए हमें सांस लेने के लिए, नदियां दिए हमें धोने के लिए, और सूर्य की रोशनी दिए आशीर्वाद के साथ घर पर हमें आगे बढ़ने के लिए, शरीर को बड़ा बनाने के लिए। इसलिए जब मेरे शरीर मृत हो जाएंगे तो जहां पर भी वह समाधि बनाई जाएगी, वह समाधि का छोटा सा कोना जो होगा वह हमेशा हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। एंड थिंक, और ऐसा सोचना, दिस हर्ट, कि मेरे इस दिल में सोचना, मेरे इस दिल में ऑल इविल सेट अवे, ऑल इविल सेट अवे, जितनी भी बुराइयां होगी सब का सब समाप्त हो जाएगी। वह बोलते हैं कि एंड थिंक, और सोचना, दिस हर्ट, मेरे दिल के बारे में, ऑल इविल सेट अवे, जब मर जाएंगे तो जितनी भी बुराइयां होगी सभी बुराइयां समाप्त हो जाएगी। हमारे पवित्र देश की धरती ने जो मुझे बनाया, हम में जो भी बुराइयां हुई होगी वह दूसरे देश की पवित्र मिट्टी में समाहित हो जाएगी। और अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, जो हमारे शरीर के नस नस में, जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में, दिलों दिमाग में जो हमारे देश के प्रति प्रेम चलता है, नो लेस, कभी भी कम नहीं होगा। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, जो हमारे नस नस में, जो हमारे अंदरूनी हिस्से में, दिलों दिमाग में हमारे देश के प्रति जितनी भी प्रेम चलती बातें होती है वह कभी भी कम नहीं होगी। नो लेस अर्थात कभी भी कम नहीं होगी। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, गिव्स, जिन्होंने मुझे दिया, समवेयर, कहीं भी, जब से मैं जन्म लिया पला बढ़ा तब से तब तक हर चीजें मुझे दिए अपने हमारे देश इंग्लैंड ने, हर चीजों को दिया, जितने भी सोच था हर सोच को देने का काम इंग्लैंड ने किया। तो गिव समवेयर बैक थॉट्स बाय इंग्लैंड, कहीं भी का अर्थ बचपन से लेकर के उस समय तक जब तक कि डेथ ना हो जाए, तो उस समय तक हर सोच को देने वाला,
कोई और देश नहीं बल्कि हमारा अपना देश इंग्लैंड, जिन्होंने मुझे हर चीज दिया, हर साइट एंड साउंड्स, हर साइट्स। उन्होंने दृश्य दिए हमें देखने के लिए, उन्होंने अपनी आवाजें दिए हमें सुनने के लिए। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उस देश ने हमें प्रत्येक दिन सपना दिखाए खुशियों के साथ। उस देश ने हमें बनाया, जन्म दिया, बड़ा किया, हर चीजें दिया, और एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे हंसना सिखाया। हंसने सिखाने के लिए जो दोस्त दिए वह कोई और देश नहीं, हमारा अपना देश इंग्लैंड ने दिया। जिस दोस्त के माध्यम से मैंने हंसना सीखा, जिस दोस्त के माध्यम से मैं एक सच्चा इंसान बना, तो वह सच्चा इंसान बनाने वाला कोई और देश नहीं बल्कि हमारा अपना देश इंग्लैंड है। इसलिए यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए केवल इतना सोचना कि वह जो समाधि होगी, छोटी सी स्थान जो होगी, वह हमेशा हमारा अपना देश इंग्लैंड का होगा। और अंत वाला लाइन, इन हार्ट एट पीस, मैं अपने तहे दिल से, शांति दिल से मैं यह कहता हूं कि अंडर एन इंग्लिश हेवन, अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश इंग्लैंड, अंडर एन इंग्लैंड हेवन, कि वह जो छोटा सा समाधि होगा, छोटा सा जगह होगा, वह हमेशा अपने स्वर्ग के जैसे देश इंग्लैंड में होगा। अर्थात वह जो छोटा सा कब्र होगा, वह छोटा सा कब्र हमारा अपना देश इंग्लैंड का जगह बन जाएगा, जिस जगह पर मेरे मृत शरीर को दफन किया जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी रोचक, हर बातों को देखिए। एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो उनका कहने का सेंस है कि यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए केवल इतना सोचना कि जिस जगह पर समाधि बनाई जाएगी, जिस जगह पर छोटा सा कब्र बनाया जाएगा, वह चाहे किसी भी देश की भूमि हो, लेकिन शरीर जब होगा तो वह जगह हमेशा हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। इसलिए इंग्लैंड का होगा क्योंकि हमारे देश ने हमें सब कुछ दिया, इसलिए वह जगह जो होगा हमेशा हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, क्या क्या इसमें बताया गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक बार और देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको कितनों भी बार पढ़ाया जाए तो फिर कम है। दिलों को छू लेने वाली हर बातें हैं, एक सैनिक का आवाज़। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। तो सोल्जर, द सैनिक, सोल्जर जो है वो उसका हिंदी सैनिक लेखक का नाम देखा जाए तो रूपर्ट ब्रोक, और ये रहने वाले इंग्लैंड के। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए केवल इतना सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ हॉर्नफील्ड, कि वह जो छोटा सा जगह होगा, छोटा सा कोना होगा, वह हमेशा विदेश अर्थात हमारे देश अपने, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वह हमेशा हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। देयर शैल बी, वह एक दो दिन के लिए नहीं होगा बल्कि शैल बी अर्थात फ्यूचर में सब दिन के लिए फिक्स हो जाएगा कि यह जो छोटा सा कब्र बनाया गया, यह उसका कब्र है जो एक इंग्लैंड के सैनिक का है, और वह सैनिक का यह कब्र उनके देश के हवाले अर्थात यह इंग्लैंड का सरजमी हो जाएगा। तो यदि मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए केवल इतना सोचना कि वह जो छोटा सा कॉर्नर होगा, समाधि का छोटा सा जो कॉर्नर होगा, वह हमेशा हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। इसलिए इंग्लैंड का होगा क्योंकि हमारे देश ने हमें दिया इन दैट रिच अर्थ, इसलिए वह ऐसा कहना चाहते हैं, इन दैट रिच अर्थ, रिच का मतलब यहां पर बताया गया अमीर नहीं बल्कि पवित्र होता है। इन दैट रिच अर्थ, जिस पवित्र मिट्टी ने हमें बनाया, अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, वह पवित्र मिट्टी एक दूसरे देश के पवित्र मिट्टी में समाहित हो जाएगी। इन दैट रिच अर्थ
अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, एक पवित्र देश का, पवित्र मिट्टी ने हमें बनाया और वह मिट्टी एक पवित्र देश के मिट्टी में समाहित हो जाएगी। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, वो अपने बारे में पूरा बतलाना चाहते हैं। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेव्ड मेड अवेयर, जो इंग्लैंड की भूमि है उसका जो धूल है उन्होंने मिलकर के मुझे बनाया, जन्म दिया, शरीर का आकार बनाया, हर चीज मेड अवेयर, हर चीजों से रूबरू कराया। गिव वंस फ्लावर टू लव, उन्होंने मुझे फ्लावर दिए, फूल दिए प्रेम करने के लिए। हर वेज टू रोम, उन्होंने अपना रास्ता दिए मुझे चलने के लिए। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, उस देश ने हमें हवाएं दिए सांस लेने के लिए। वाश्ड बाय द रिवर्स, उस देश ने हमें नदियां दिए शरीर को धोने के लिए। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, सूर्य ने हमें आशीर्वाद देकर के अपने घर तक किरण देकर के मुझे पलने में सहयोग किया। वह देश ने जो मुझे सब कुछ दिया, और जब मर जाएंगे तो हर चीजें इस देश का दूसरे देश की पवित्र मिट्टी में समाहित हो जाएगी। इसलिए वह छोटा सा जगह जो होगा, छोटा सा कब्र का जगह जो होगा, वह हमेशा हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। एंड थिंक, और उसके बाद यह सोचना, दिस हार्ट, इस दिल में, ऑल इविल सेड अवे, जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी बुराइयां दिल दिमाग में था, मरने के बाद सभी बुराइयां सेड अवे, समाप्त हो जाएगी, समाप्ति की ओर चली जाएगी, अर्थात वह लौट करके कभी नहीं आएगी। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, जो हमारे दिल दिमाग में, नस नस में, शरीर की अंदरूनी हिस्से में, शरीर के दिलों दिमाग में जो भी हमारे देश के प्रति जितना भी प्रेम आया, वह प्रेम नॉलेज कभी भी, अपने देश के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं होगा। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, हमें कहीं भी जो भी सोच दिए बचपन से लेकर के उस समय तक, जब तक मृत नहीं हुए तब तक जो भी सोच दिए, वह देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि हमारा अपना देश इंग्लैंड होगा। हर साइट्स एंड साउंड्स, उस देश ने हमें अपना दृश्य दिए देखने के लिए, उस देश ने हमें साउंड दिए, आवाज दिए सुनने के लिए। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उन्होंने हर डे, प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे सपने दिखाए जीने के लिए। एंड लाफ्टर, हंसना सिखाए। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, दोस्त दिए हंसी को सीखने के लिए, अर्थात उस दोस्तों की वजह से मैं एक सच्चा इंसान बन पाया, और वह सच्चा इंसान बनाने वाला कोई और देश नहीं बल्कि हमारा अपना देश इंग्लैंड होगा। इसलिए अंत में यह कहना चाहते हैं, इन हार्ट एट पीस, इसलिए मैं अपने तहे दिल से, दिल दिमाग से, अपने शांत दिल दिमाग से यह मैं कहना चाहता हूं कि अंडर एन इंग्लिश हेवन, कि वह जो हमारे शरीर का, मृत शरीर का जो समाधि होगा, छोटा सा जो कब्र होगा, इसलिए हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा क्योंकि हमारे देश ने हमें सब कुछ दिया। अंडर एन इंग्लिश हेवन, वह जो छोटा सा जगह हो जाएगा, वह हमेशा हमारे अपने इंग्लैंड की स्वर्ग जैसी धरती की एक समाधि बन जाएगी, क्योंकि मैं उस देश का था, उस देश के लिए बहुत कुछ किया, उस देश ने मुझे सब कुछ दिया। इसलिए जब मेरी मृत शरीर हो जाएगी, उस कब्र में चली जाएगी, तो वह कब्र जो होगा, छोटा सा जो जगह होगा, वह कॉर्नर हमेशा हमारे अपने देश इंग्लैंड का होगा। तो काफ़ी दिल छू लेने वाली बातें हैं, और हकीकत में एक सैनिक का यही बातें होता भी है, और सैनिक है तो चाहे हम लोग किसी भी देश के हों, सैनिक है तभी हम लोग सुरक्षित भी हैं। ये चीज़ें हर लोग जानते हैं, जो हमारे देश की रक्षा के लिए आन बान शान हर चीज़ है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये कविताएं बहुत इंटरेस्ट दिया होगा, और अगले वीडियो में मैं फिर अगले कविता के साथ मिलूँगा।
इसको आप पढ़ने के प्रयास करेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। एक बार मैं यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ कि 14 लाइन्स का कविता जो होता है वह एक सोनेट्स कहलाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। 14 नंबर का जो ये 14 लाइन्स का जो कविता होता है वह सन्नेट्स होता है। और सन्नेट बनता कैसे है? तो सन्नेट्स स्टेंजा के माध्यम से बनता है। और स्टेंजा दो विभाग में बढ़ता है। एक स्टेंजा वह होता है जो 8 लाइन का होता है और एक स्टेंजा वह होता है जो 6 लाइन्स का होता है। तो जो 8 लाइन का होता है उसको हम लोग ऑक्टिव के नाम से जानते हैं और जो 6 लाइन का होता है उसको सेस्टेट के नाम से जानते हैं। जो 8 लाइन का होता है ऑक्टिव के नाम से जानते हैं और जो 6 लाइन का होता है उसको हम लोग सेस्टेट के नाम से जानते हैं। ऑक्टिव खासतौर से वह होता है जिस पर आधारित क्वेश्चन किए जाते हैं और फिर सेस्टेट वह होता है जिस पर उसी सवाल का जवाब देने का काम होता है। तो यह सब जब मिलते हैं अर्थात ऑक्टिव और सेस्टेट जब मिलते हैं तो सन्नेट्स का जन्म होता है। सन्नेट्स बना कैसे? तो ऑक्टिव और सेस्टेट के मिलने के बाद सन्नेट्स बनता है। तो यह आप ध्यान देंगे क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मैं अगले वीडियो के साथ निश्चित मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।